मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। सीमा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या कर रहे हो? नौकर देख लेंगे। अरे देखने तो मुझे किसी की परवाह नहीं आज। बात क्या है? मैं भी तो सुनूं। भाई गैस करो, इतनी दूर से तुम्हारे लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ठीक है गैस, कम ऑन फास्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई है। तेरे की, तुमने तो बिल्कुल बनियों वाली बात की। अरे भाई, रुपए पैसों के अलावा और भी कुछ सूझता है तुम्हें? इस मोह माया से बाहर निकलो और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चलो, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बता दूं तो मुझे क्या दोगे? अरे भाई, जो मांगोगी। मुकर तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, मांगे तो देखो। बस इतना सा प्यार, और वो भी शांति से। ढेर का ढेर था, सो तो तुम पहले ही ले चुकी हो। अब और मैं कहां से लाऊं? अच्छा जल्दी से बताओ, क्या गुड न्यूज लेके आया हो? तुम वादे से मुकर गए। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। लाला जी की कोई खबर होगी। करेक्ट, मैं मान गया। देखा, दिमाग किसे कहते हैं। अरे छोड़ो, साफ साफ तो क्लू दे दिया था मैंने अच्छा तुम्हें। अच्छा रहने दो। ये बताओ, लाला जी की क्या खबर मिली है? कहाँ है वो? मैं चिट्ठी आई है, खुद उनके हाथों की लिखी हुई। देखा, कल ही उनकी कमी कितनी महसूस हो रही थी ना। टेलीपैथी हुई और यहाँ पे चिट्ठी आ गई। प्रिया, आदित्य और सीमा, आयुष्मान भव। मैंने वादा किया था कि समय आने पर मैं खुद ही तुम्हें अपने बारे में लिखूंगा, सो वो समय आ गया है। ये साल मेरी परीक्षा के साल थे। मुझे डर था कि मेरे पांव कहीं डगमगा न जाएं। इस दशा से बचने के लिए मैं बंबई के शोरोगुल से निकलकर सीधा हिमालय की ओर चल पड़ा, ये जानने के लिए कि इतनी गहमा गहमी की जिंदगी गुजारने के बाद मैं इन माया मोह के बंधनों को काटकर एक नया जीवन जी सकूंगा या नहीं। भगवान की कृपा से मैं ऐसा करने में सफल हो सका, और अब मैं अपने गुरु के आश्रम में रह रहा हूं। जब भी मन करे मुझसे मिलने आ जाना। आश्रम का एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है। तुम सबको आशीर्वाद, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लाला जी। आज मुझे महसूस हुआ कि अब मैं अनाथ नहीं रहा। बस लाला जी के आने के बाद सीमा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उनका ये आश्रम यहाँ से कितनी दूर होगा? 5-6 घंटे का रास्ता होना चाहिए। चलो कल सुबह चलते हैं। ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। बैठो बेटे।
कैसे हो दीनदयाल? मुझे पता था मेरा पत्र मिलते ही तुम अवश्य आओगे यहाँ। आपसे मिलने के लिए हम बहुत तड़प रहे थे लाला जी। और बताओ, कैसी गुजर रही है बेटे? आपके बिना कैसे गुजर रही है कि आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते लाला जी। आपके बिना हम अकेला महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल बेसहारा, अनाथ। काल के इस चक्र की गति पर किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आदित्य। हर इंसान इस संसार में आता है और अपना कर्तव्य निभाकर चल देता है। उसकी जगह दूसरा लेता है, फिर तीसरा लेता है, फिर चौथा, और ये चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। हम वाकई आपकी कमी बुरी तरह महसूस करते हैं लाला जी। दरअसल आपने हमारी आदतें बिगाड़ दी। इतने साल गुजर जाने के बाद भी एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल को आसान करना इंसान के स्वयं के हाथों में है। सीमा ठीक कह रही है लाला जी। पिछले कई दिनों से आपकी कमी इतनी शिद्दत से महसूस हो रही थी कि हम बयान नहीं कर सकते। दरअसल लाला जी, हम एक अजीब उलझन में फंसे हुए हैं कि कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। दीनदयाल, जाओ आश्रम घूमाओ। लाला जी, आपको याद होगा एक बिल्डर से आपके होते ही कुछ अनबन हो गई थी। हाँ, उस सुमेर राजवंश से। बस उसकी वजह से अब हमारी जिंदगी अजीरन बन गई है। अधिकारी साहब की बेटी की शादी पर उसने ऐसी बदतमीजी की कि मैं क्या कहूँ। आप तो पूरी बात जानते हैं लाला जी। वो तो हमारे पीछे ऐसे पंजे झाड़ कर पड़ गया है जैसे वो विनायक शंकर और उसके परिवार का कोई सगा संबंधी हो। खैर, वो तो पागल है, लेकिन आदित्य को क्या कहूँ। ये तो इस तरह परेशान हो रहे हैं जैसे इन्होंने कोई कत्ल किया हो। तो तुम मिसेस विनायक शंकर के पास जाकर खुलकर बात क्यों नहीं कर लेते? मैं यही सोच रहा था लाला जी, लेकिन उस बेचारी का भी स्वर्गवास हो गया। आखिर बेचारी को मुक्ति मिल ही गई। अब देखिए ना लाला जी, ये मिसेस विनायक के दाह संस्कार पर शमशान घाट पहुंच गए, ये जानते हुए भी कि वहां जरूर कोई हंगामा होगा। ये आदित्य है सीमा, प्रकाश फैलाने वाला। ये अंधकार से क्यों डरेगा? इसने तो वहां जाकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनके दिल से वो डर, दोषी होने का एहसास क्यों नहीं चला जाता? बहुत कोशिश की लाला जी, बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर है क्योंकि तुम किसी और से नहीं डरते, स्वयं अपने आप से डरते हो। तुम्हें मालूम है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा था? उन्होंने कहा था, इंसान स्वयं ही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है और वो स्वयं ही अपनी आत्मा को दुविधा से मुक्त कर सकता है। वो स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। आदित्य, तुम अपने मित्र बनो, शत्रु नहीं। और फिर जो भूल तुमने की उसका प्रायश्चित्त तो तुम कब से करते चले आ रहे हो, तो तुम किसी से क्यों डरो? आप वाकई समझते हैं कि मैंने प्रायश्चित किया? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो आदित्य? अपने आप से पूछो। अपने मन को भय से मुक्त करो और अपने कर्म में जुट जाओ। तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अब उठो, थोड़ा घूम लो, मन को शांति मिलेगी। आओ। और सुनाओ आदित्य। बस और क्या सुनाऊं लाला जी, एक दुविधा थी सो आपसे कह दी। बाकी रही कारोबार की बात तो आप खुद आके देखिएगा कि मैंने आपकी हर स्कीम को कैसे पूरा किया और कारोबार को और कितना फैलाया है। अरे बेटे, मैं कारोबार की बात नहीं कर रहा हूं। कारोबार में मेरी क्या दिलचस्पी, मैं तो तुम्हारी गृहस्थी की बात कर रहा था। अच्छा सीमा, तुम बताओ, वैशाली तो अब काफी बड़ी हो गई होगी। 7 साल की होने वाली है लाला जी। 7 साल की? काला है तस्मै नमः। वक्त बहुत तेजी से भागता है। मेरी समझ आज रात तुम लोग यहीं रह जाओ। नहीं लाला जी, अगली दफा वैशाली के साथ आएंगे तो 3-4 दिन रहेंगे।
यहाँ पे काफी शांति है। सो तो है। हमें चलना चाहिए लाला जी। वैशाली अकेली है, हम फिर आएंगे। अच्छा ठीक है, जाना ही चाहते हो तो मैं तुमको नीचे तक छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार वैशाली को साथ जरूर लाना। जरूर लाएंगे। चलो। Come in. आइए आइए। वाह, इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। थैंक यू। तुम जाओ, मैं कर लेती हूँ। जी। नाश्ता इत्मीनान से करना चाहिए। बहुत देर हो गई, कम से कम 10:30 तो बज रहे होंगे। जी, आप कौन बोल रहे हैं? मेरे ख्याल में रॉन्ग नंबर। नहीं जनाब, आपने बिल्कुल सही नंबर घुमाया। 309089, करेक्ट। मिनी जी हैं? आप कौन? जी मैं मनमोहन। कौन मनमोहन? मनमोहन धनराज फ्रॉम राजवंश बिल्डर्स। एक मिनट, ये आपके उस जोकर धनराज का फोन है। मनमोहन, आप बात करना चाहेंगी? हाँ। हेलो, रियली? शट अप। उन्हें घर लौटे कितने दिन हुए हैं और आप आज जागे हैं? स्टॉप इट, यहां फिर कभी फोन मत करना। आई सेड शट अप। शट अप। ले मनमोहन, तेरा तो रिजल्ट कट गया। अरे कमबख्त, जिस दिन सुमेर उस बुढ़िया को जलाकर आया था, अगर उसी दिन इस बेवकूफ लड़की को फोन किया होता तो घाटे में नहीं रहता। लेकिन सुबह सुबह इसके कमरे में था कौन? आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, शायद केके। शर्म की बात है साहब जी, बहुत शर्म की बात है। इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने जवान होते देखा है, इसीलिए ये सब कहने की हिम्मत की। आप मिन्नी बिटिया की जल्दी शादी कर दीजिए, नहीं तो शराफत का सफेद लिबास पहने ये आदमी हमें कहीं का नहीं रखेगा। चला गया वो? जी। किसी को भेजकर मिन्नी को मेरे पास आने को कहो। जी, बेहतर है। आपने मुझे बुलाया डैडी? दरवाजा बंद कर दो। मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर दो। हाँ, अब कहिए क्या बात है?
मुझे नहीं मालूम था कि मुझे तुमसे, अपनी बेटी से इस तरह के घिनौने मौजू पर बात करनी पड़ेगी। किस घिनौने मौजू पर? भोली बनने की कोशिश न करो। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा बाप अपाहिज है, इसलिए उसे कुछ नहीं मालूम कि यहां क्या हो रहा है? वो जो रात के अंधेरों में तुमसे मिलने आता है और सुबह गए तक यही रहता है, क्या लगता है हमारा? तो आपने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। इधर देखिए। मुझे तो तुम्हारी तरफ देखने में भी शर्म आती है। ठीक है, तो सुनिए, वो एक तो कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ डैडी। और इसीलिए इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले ही तुम्हारी, मेरी और हमारे सारे खानदान की इज्जत पर रात की तारीकी में डाका डालने आता है वो। आप नहीं समझेंगे डैडी। हाँ, मैं तो बेवकूफ हूं। डैडी वो। बस, मैंने तुम्हें यहां बहस करने के लिए नहीं बुलाया है। बहुत हो गया। अब वो सफेद पोश इस होटल में नहीं आएगा। और अगर तुम्हें जरा सी भी हया बाकी है तो तुम मेरी मर्जी के मुताबिक शादी करके शरीफों की तरह अपना घर बसा लोगी। आपकी मर्जी के मुताबिक? हाँ, क्यों? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? हाँ है, लेकिन मिन्नी कोई सहमी सिमटी बेबस लड़की नहीं कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के पल्ले बांध दिया जाए। तुम्हारी ये सारी अकड़ इस वजह से है ना कि तुम ये होटल चलाती हो, यहां पर तुम्हारी हुक्मरानी चलती है। लेकिन ये ना भूलो कि ये होटल मेरा है, यहां की एक एक ईंट मेरी है, इस भीष्म अग्रवाल की। पर अगर तुम मेरी बात मानकर सीधी राह पर नहीं आई तो मैं तुम्हें इस सारी जायदाद, इस सारे ऐशो आराम, इस सारी हुकूमत से महरूम कर दूंगा। आप मुझे उठाकर सड़क पर फेंक देंगे? हाँ, सड़क पर फेंक दूंगा। फिर जो जी में आए करो। बेहया और बेशर्मों की जगह सड़क पर ही होती है। या आप अपनी बेटी से कह रहे हैं डैडी? नहीं, एक पागल, बेवकूफ और सरफरी लड़की से। और मेरी इस बात को कोरी धमकी मत समझना। मुझे आज शाम तक जवाब चाहिए, नहीं तो मैं कल ही अधिकारी साहब को बुलाकर इस होटल, इस सारी जायदाद को बेच दूंगा। मेरा ये घर, जहां तुम्हारी मां सुबह शाम पूजा करती थी, जिसे मैं एक मंदिर की तरह मानता था, मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इस तरह नापाक करोगी। You can't be that cruel, Daddy. You can't be that cruel. Mama. Mama. तुम्हारी आंसू अब तुम्हारे इस अपाहिज बाप का दिल नहीं पसीज सकते। मेरे जहन में एक लड़का है, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, शरीफ और ईमानदार। उससे शादी कर ले और इन सुराबों के पीछे भागना छोड़। बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं और एक बाप अपनी बेटी की बर्बादी नहीं देख सकता। जा और जाकर मेरी तजवीज पर सोच। जा, अब जा, मैं बहुत थक गया हूं। जा। महकती झूमती लड़ियां, हंसी गुल रंग ये घड़ियां, मुबारक हो मुबारक।
हसी गुल रंग ये घड़ियां मुबारक हो। कौन है ये जो रोशनी रोक के खड़ा है? हम यहाँ रोशनी रोकने नहीं, रोशनी देखने आए हैं। हमें नहीं किसी से जलन है और नहीं किसी पर शक। अगर हमें नफरत है तो आपके इस घिनौने व्यवहार से। हमने किसी को धोखा नहीं दिया। तो फिर आज की महफिल में आपकी नजरें गियास बेग की उस बेटी के चेहरे से क्यों नहीं हट रही थी? वो अपने फन में माहिर है और हम फन के पुजारी। तो फिर हमारे सर पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि आपको उस लड़की में किसी और तरह की दिलचस्पी नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला रखते हैं हम। हमारी मोहब्बत हमारी ताकत है। मोहब्बत से हुकूमत नहीं चलती। हम मोहब्बत को हुकूमत से बड़ा समझते हैं। आप होश में तो हैं शहजादे। अब्बा हजरत, मेहरुनिसा हमारी जिंदगी है। हम जानते हैं कि वो हमारा हर ख्वाब सच कर सकती है। बरखुरदार, हुकूमतें ख्वाबों से नहीं चलती। आपकी पहली जिम्मेदारी ये सल्तनत है। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं अब्बा हजरत, लेकिन अगर मेहरुनिसा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई तो सल्तनत को क्या नुकसान पहुंचेगा? हुकूमत का कौन सा काम रुक जाएगा? खामोश शहजादे। विशाल बेटा, चलो चलकर नीचे खेलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। छोटे बच्चे ऐसे अकेले खेलते हैं क्या? चलो नीचे चलो। मैंने कहा ना मम्मी, मैं आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। ये विशाल कहाँ है? आज स्कूल नहीं जाना उसे? माँ के कमरे में ही होगा। न जाने उसे क्या हो गया है। हर चीज माँ की ही तरह साफ करके रखता है, उसी सलीके से सजाता है। तुम्हें नहीं मालूम, वो माँ की एक फोटो को फ्रेम भी करवा कर ले आया है। उसे ही देखता रहता है बस। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये लड़का किसी दिमागी उलझन में न फंस जाए। हर 2 मिनट बाद माँ के कमरे में घुसकर बैठ जाता है। बहुत चुप चुप भी रहने लगा है। मैं उसका दिल बहलाने की कोशिश करती हूँ। 1-2 मिनट नॉर्मल होता है, फिर किसी न किसी बहाने से दादी का जिक्र ले आता है और संजीदा हो जाता है। मैं कहता नहीं था तुमसे कि ये लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। 24 घंटे मां से चिपटा रहता था। बहुत प्यार करती थी वो उससे। उनकी तो जैसे जान थी विशाल में। वो तो गुजर गई, मगर ये हमेशा उन्हीं के ख्यालों से चिपटा रहता है। हमें विशाल को इस भंवर से किसी न किसी तरीके से निकालना होगा, वरना इसकी आने वाली जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। सुमेर, मैं सोच रही थी कि विशाल को किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में डाल दे तो। सोचा तो मैंने भी था, मगर तुम मां बेटे को अलग करने के ख्याल से डर जाता था। विशाल की भलाई के लिए मैं अपने सीने पर पत्थर भी रख लूंगी। कुछ एक बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में मुझे मालूम है। मैं कल ही उन्हें प्रॉस्पेक्टस भेजने के लिए लिख देता हूं। अच्छा, तुम नहा धो लो, आज ऑफिस जरूर जाना है। नहीं नहीं रेखा, वहां मन नहीं लगता। वहां का माहौल भी घुटा घुटा सा लगता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो जरा कौन है।
रविवार को जरूर देखिए जुनून का महा एपिसोड सिर्फ सिनेविस्टा एंटरटेनमेंट पर। जुनून 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 जुनून